हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास। बाल विकास की आपकी सीरीज़ चल रही है। आपके एमपी टेट, सी टेट और आपके किसी प्रकार का टेट हो और आपके वर्ग 3 के लिए एमपी में यह बहुत महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। यहाँ पर हम जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, जो प्रीवियस पेपर में पहले आ चुके हैं क्वेश्चन, वो हर क्वेश्चन को समझाते हुए अपन चलते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, प्रमाणीकृत परीक्षण को क्यों कराए जाते हैं? पहले हम ये समझेंगे कि जी प्रमाणीकृत परीक्षण होता क्या है? पहले हमें ये शब्द पता ये छोटे-छोटे शब्द हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्रमाणीकृत परीक्षण ऐसा परीक्षण है, जिसमें जो परीक्षा लेते हैं, उसको परीक्षा में समानता होना चाहिए। वो परीक्षा के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग हों, लेवल एक सा होना चाहिए और उसमें शुद्धता होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई बच्चों के साथ वो नहीं होना चाहिए कि कोई ज़्यादा, कोई कम। जैसे आप एक उदाहरण के लिए बच्चों के पेपर हैं और बच्चों के ऐसे आप नौकरी के पेपर है, नौकरी के पेपर है, नौकरी के पेपर में क्या होता है कि सभी सेट एक से बनाए जाते हैं और सभी की बहुत अच्छे से परीक्षण किया जाता है, जाँच की जाती है कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है किसी बच्चे पर जो प्रतियोगिता ली जा रही है उसमें ऐसा ना हो कि बच्चे पर प्रभाव ज़्यादा पड़ जाए, कोई सरल क्वेश्चन हो जाए, कोई कठिन ऐसे सोच के बनाए जाते हैं और वो जाँच पड़ताल करके उसे हम बोलते हैं प्रमाणीकृत परीक्षण। अब हम ऑप्शन देखेंगे क्यों कराए जाते हैं। बहरे बालकों की पहचान के लिए, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए। तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए नौकरी की किसके लिए जो नौकरी में सबसे प्रतिभाशाली बालक होता है, उसके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। ऐसे आपका ये हो गया बच्चों का जो बच्चे ओलंपियाड लेते हैं, तो 1 से 5 तक 5वीं में, 3 में, 4 में हर विषय का ओलंपियाड होता है। ओलंपियाड है, ऐसे आपको नवोदय का पेपर है, सैनिक स्कूल का पेपर है। ओलंपियाड आपका ये हर साल होता है, 1 से 5 तक कोई होता है, 8 तक भी हर बच्चे का, हर क्लास का ओलंपियाड होता है। तो उसमें बच्चा ऐसे क्या है, प्रतिभाशाली बालक जो आते हैं कि जो बच्चे ने पूरे सिटी में टॉप किया है, प्रदेश में टॉप किया है ओलंपियाड में, तो जो ओलंपियाड के पेपर होते हैं, वो ही प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रमाणीकृत परीक्षण कराया जाता है, इसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। यहाँ आप देखेंगे कि किस प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा किस ऑप्शन का कौन सा जो क्वेश्चन का कौन सा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन आपका सही है। यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिक परामर्श दिया जाता है। अगर तुम 5वीं कक्षा का पेपर ले रहे हो, उसे अधिक परामर्श दिया जाता है कैसा पेपर बनाए और कैसा पेपर ले। आप देखेंगे परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना है। यहाँ क्या है कि बच्चों को पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्न चिन्हित करना है छात्रों को। ऐसे तो नहीं बताना कि जो पहले आए थे अब तुम पढ़ लेना। बच्चों को बोलना है कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बच्चे के बोलने से तो बच्चा करेंगे नहीं। टीचर को बुलाकर टीचर कैसे मतलब प्रश्न ला रहे हैं, कैसा काम करेंगे, कैसा पेपर बनाएं। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। मतलब जो बच्चा कमजोर है उनको अकेला पाठ देना है नहीं। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना है।
छात्रों को सभी प्रकार के प्रश्नों का समान जो आप पेपर में दे रहे हो, सभी का अभ्यास बच्चों को कराना है। आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है, वह डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा रहता है? यहाँ पर हमने आपको पढ़ा दिया है पहले, एक अलग से वीडियो बनाई है डिस्ग्राफिया। यहाँ पर डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। तो डिस्ग्राफिया में क्या आ रहा है? ग्राफ। ग्राफ हम कब बनाते हैं? लिखने में। तो आपको याद होना चाहिए, लिखने की जो समस्या होती है, लिखने की जो समस्या होती है वह होती है आपकी डिस्ग्राफिया। लिखने की जो समस्या होगी वह आपकी डिस्ग्राफिया होगी। पढ़ने की, पठन की समस्या आपकी डिसलेक्सिया होगी। ठीक है। और सुनने की समस्या, चित्रकला करने की समस्या, चित्रकला आपकी उसी में आ जाएगी, ग्राफ बनाने में, चित्रकला की। समस्या बालक है। बालक कैसा है? समस्या वाला बालक है, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, उपयुक्त सभी। ये सभी बालक, ऐसे बालक क्या होते हैं? समस्यात्मक बालक होते हैं, जो झूठ भी बोल रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, माता पिता का कहना नहीं मान रहे। उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डेड डेस्क होता है क्या? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया। जो शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चों को सामान्यतः, एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो शारीरिक रूप से अक्षम है जो बच्चे, उनका क्या होगा? जो शारीरिक रूप से अक्षम है, वैसे तो आप सोचोगे अब क्या है, शारीरिक रूप से है तो वो क्या कर रहे हैं? बैलेंस नहीं बना पाते हैं अपना। और शरीर का, माइंड का, तो सबसे ज्यादा माइंड में कैलकुलेशन क्या होती है आपकी? आपकी होती है। आपका बच्चा क्या है, जब शरीर का बैलेंस ही नहीं बन रहा उसका, तो लिखेगा कैसे? उसके शारीरिक अक्षम है वो, तो वो डांस की स्टेप भी, डांस कर रहा है तो वहां भी स्टेप सही नहीं निकाल पाएगा। वो पेंटिंग कर रहा है तो उसमें भी सही नहीं निकाल, उसका मतलब शरीर अक्षम है, उसके हाथ एक सीधी रेखा ऐसे करके ऐसे खींच ही नहीं पा रहा वो, कहीं ना कहीं उसकी टेढ़ी टेढ़ी ऐसी टेढ़ी हो जाएगी। तो वो कहा कर रहा है डिस्ग्राफिया में। डिस्ग्राफिया में सबसे ज्यादा अंतर आएगा। वैसे तो वो मैथ भी नहीं कर सकता, वो कुछ पढ़ भी नहीं सकता, कहीं वो सारी अकेले, वो कहीं सारी ऐसा नहीं है, पढ़ नहीं सकता, मैथ नहीं कर सकता। ये गलत हो गया हमारा, आपके वो वैज्ञानिक हैं अपने, तो वो क्या, वो दिमाग से तो तेज है, सिर्फ शरीर से अकेला अक्षम है। दिमाग तो अच्छा है मगर शरीर से वो है, तो शरीर से अक्षम है बच्चा। तो डिस्ग्राफिया पे सबसे ज्यादा अंतर आएगा, उसका इन पे इतना अंतर नहीं आएगा। वो कर सकता है, माइंड अकेला अच्छा है, शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो कर सकता है। अगले डिस्ग्राफिया पे बच्चे का 100% अंतर आता है। डिस्ग्राफिया आपका राइट ऑप्शन हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं, किस प्रकार मदद कर सकते हैं एक प्रतिभाशाली बालक की? उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, उसे अधिक समय देकर। आप इस बच्चे का ध्यान, किस प्रकार आप बच्चे का ध्यान रख सकते हैं? क्या होता है, एक प्रतिभाशाली बालक है, एक प्रतिभाशाली बालक हो या एक मंद बुद्धि, भाई विशिष्ट बालक होते हैं ना, विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक में कौन होते हैं? अति क्रियाशील बालक है, अधिक बुद्धि वाला बालक है, या मंद बुद्धि वाला बालक है, तो ही विशिष्ट में आते हैं। तो जो विशिष्ट जो बालक होते हैं उन पे ध्यान रखना पड़ता है। कहीं आपने उन पे ध्यान नहीं रखा तो वो अलग दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, क्योंकि उनका माइंड, उनकी जो शरीर की एक्टिविटी है वो स्पीड से कार्य कर रही है, तो वो ये नहीं करे आएंगे, दूसरा काम करेंगे। तो इसलिए उन पर ध्यान अधिक रखना है, उस पर ध्यान, उस पर अधिक ध्यान देकर, अधिक ध्यान देकर उस पर, अब तुम ये काम पूरा हो गया तुम्हारा, क्योंकि उसे क्वेश्चन दिया बच्चे को, वो कर लेगा, कहेगा सर मेरा हो गया, तो उस पर ध्यान देना है, उसे दूसरा कार्य दे रहा है, फिर दूसरा कार्य देना है और उसे कार्य में लगाए रखना है। तो उस पर अधिक ध्यान देकर आप प्रतिभाशाली बालक की मदद कर सकते हैं। उसे अकेला छोड़ के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो बोर हो जाएगा। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, मतलब ये उत्कृष्ट बुद्धि कितनी होती है? 120, 125, 140, 130। यह हमें बताया है कि सामान्य जो बुद्धि है हमारी, सामान्य बुद्धि क्या होती है? सामान्य बुद्धि पता है आपको कि 10 वर्ष उसकी एज है,
और 10 वर्ष ही उसकी मानसिक आयु, 10 वर्ष उसकी वास्तविक आयु, मल्टीप्लाई 100, 10 से 10 गया 100 टू 100, इसलिए यहाँ दिया है 91 से और 110 तक। ये तो आपकी सामान्य जो बुद्धि लब्धि है उसमें आता है, ये आपका सामान्य बुद्धि लब्धि में आएगा। अब आपका जो ये है, ये आएगा आपका प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक, ये आएगा आपका 130। 130 से जो बुद्धि लब्धि ऊपर होगी बच्चे की, 130 जो प्रतिभाशाली बालक में आएगा, प्रतिभावान या प्रतिभाशाली बालक में आएगा। यहाँ और है 121 से 130, क्या है हम आपको लिखाए देते हैं, आपको याद रहेगा। आपको 121 से कितना, 121 से 130, ये आपकी जो प्रतिभाशाली, इसको प्रतिभाशाली भी बोल सकते, प्रतिभाशाली, अरे गलत लिख गया, प्रतिभाशाली, ये प्रतिभाशाली में आएगा आपका 121 से 130। 111 से 120, 111 से 120 यह तीव्र बुद्धि में आएगा। किस में आएगा, तीव्र बुद्धि में आएगा। ये किस में आएगा, ये तीव्र बुद्धि में आएगा, आपका तीव्र बुद्धि में आएगा। फिर आएगा आपका 91 से, अभी हमने बताया था 91 से 110, 91 से 110 ये सामान्य बुद्धि में आएगा, ये सामान्य बुद्धि में आएगा आपका। फिर आएगा आपका 81 से 90 तक, जो 81 से 90 तक आएगा आपका, ये मंद बुद्धि में आएगा। किस में आएगा, ये मंद बुद्धि में आएगा आपका। फिर आएगा आपका 71 से 80, 71 से जो 80 आएगा, ये आएगा आपका अल्प बुद्धि में। किस में आएगा, अल्प बुद्धि में आएगा ये आपका। फिर आएगा 71, जो 71 है, 71 से कम होगा ना बच्चे का, 71 से जो कम होगा वह आएगा आपका जड़ बुद्धि में। वह किस में आएगा आपका, वह आपका जड़ बुद्धि में आएगा। जी आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। है आपका जो 100 कभी कभी आ जाती है, अभी एक ऑप्शन में और आया था सामान्य बुद्धि का, तो जो वहां था 105, मतलब 105 तो सामान्य बुद्धि में आएगा। तो आपका 121 से 130 प्रतिभाशाली बालक, 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, और 81 से 90 मंद बुद्धि, और 71 से 80 अल्प मंद बुद्धि, और 71 से कम जड़ मंद बुद्धि, वह जड़ मंद बुद्धि में आ जाएगा। ये आपका है बुद्धि लब्धि के जब आ जाता है बार बार, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग, संज्ञान क्या होता है और संवेग क्या होता है। संवेग हमारे अंदर जो भाव उठते हैं, जो भावनाएं आती हैं, वो संवेग हैं। और संज्ञान मीन्स है माइंड का काम, जो हम तर्क करते हैं। कोई समस्या आ गई, कोई चीज से डर लग गया, कोई चीज हमें समस्या आ गई, तो वो तो संवेग है। संवेग आया, हमें डर लगा, हमको भय हुआ, हमको खुशी हुई, वो संवेग आए। अब संवेग से जो हम संज्ञान का काम कर रहे हैं, उस चीज समस्या का समाधान कर रहे हैं, तर्क लगा रहे हैं, सोच रहे हैं समस्या कैसे समाधान हो जाए, बस संज्ञान होगा आपका। हमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, संवेग और संज्ञान। संवेग संज्ञान को प्रभावित करती है, किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये सही लग रहा है, चारों पढ़ के पता चलेगा। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है, स्वतंत्र नहीं होते हैं। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करती है, किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी गलत है। आपका बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। संज्ञान और संवेग परस्पर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप जैसे मान लो, जैसे सिर आया, और सिर आया तो सिर आगे आपको क्या होगा, सिर आया, सिर से आप संवेग आएंगे, डर का संवेग आएगा, आपके अंदर डर आएगा, और जैसे ही डर आया
तो फिर आपको संज्ञान आएगा कि मेरे दिमाग में आएगा कि मैं इससे कैसे निपट सकता हूँ और आप उससे निपटने की कोशिश करोगे, उससे बचने की कोशिश करोगे। वही संज्ञान होता है, जो डर आया वो संवेग होता है। एग्जाम्पल के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहार आत्मिक, देहक, संज्ञान आत्मिक, संवेदी। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? अभी हमने देखा संवेग मतलब हमें जो भय आता है, डर आता है, तो संवेग नहीं है। संवेग नहीं है आपका व्यवहारात्मक, व्यवहार में संवेग होता है। दैहिक, संज्ञान आत्मिक, संज्ञान आता है, तर्क करते हैं, संज्ञान आता है। संवेदी, संवेदी नहीं है आपका। डी ऑप्शन आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ डी ऑप्शन में ये दिया है संवेदी। संवेदी का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी में दो स्तर पर परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक स्तर, दूसरा मानसिक स्तर पर। शारीरिक स्तर पर जल्दी जल्दी श्वास लेना और रक्तचाप बढ़ जाना, आवाज में परिवर्तन आ जाना, अंग संचालन की गति में परिवर्तन जैसी क्रियाएं होती हैं। जबकि मानसिक स्तर पर विचार प्रक्रिया या तो स्थल हो जाती है अथवा लुप्त प्रिय हो जाती है। इसलिए दूसरी और संवेदी प्रक्रियाओं पर संवेग का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि इतना सारा हमें याद नहीं था, हमने लिख के रखा था, हमने बता दिया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संवेदी क्या है। संवेदी में ये होता है, इसलिए संवेदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? कोशिश पूरी करते हैं, चीजों को पढ़ो, ध्यान करो। कुछ चीजें ऐसी होती है कि अपने इतना बड़ा नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया है, तो देख के बता दो उसमें क्या है। बच्चे को बस आपको याद होना चाहिए और आपकी नौकरी लगना चाहिए। मोस्ट काम ये है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। क्या है? उत्तेजना। अब ये तो संवेग होगा, क्योंकि उत्तेजना हमें जब उत्तेजना आती है तो उत्तेजना क्या होती है? कोई संवेग ही होता है। उत्तेजना आती है या कोई चीज को देख ली तो हमको ऐसा क्यों कह दिया, ऐसी गुस्सा आ गई, गर्म हो गए या घबराहट हो गई, उत्तेजना तो आपको पता है संवेग होगा। हमें पूछा है संवेग, इन निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? उत्तेजना संवेग है यहाँ तो। वैसे ध्यान भी, ध्यान संवेग नहीं है। डर, स्मृति संवेग नहीं है। मगर यहाँ पर इसमें ऑप्शन उत्तेजना एक संवेग है, डर भी एक संवेग है, ध्यान संवेग नहीं है। स्मृति हम संज्ञान याद करके करती है, ध्यान हम करते हैं। मगर उत्तेजना और डर, तो डर सबसे प्रमुख है। डर क्या है? आपको एक बात और ध्यान करना पड़ेगा कि जो पेडागोजी में एक चीज और होती है क्या, कि इनमें हर चीज ऐसी होती है कि चारों में से बेस्ट कौन सा है? बेस्ट कौन सा है? तो बेस्ट है आपका डर। बेस्ट कौन सा है आपका? डर। डर हमें मतलब उत्तेजना, उत्तेजना से भी डर, डर आएगा फिर उत्तेजना आएगी, तो डर इसमें बेस्ट ऑप्शन है आपका। राइट ऑप्शन इसमें डर है। बस हमारा तो एक वो रहता है कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, चाहे वह सही होना चाहिए, गलत जानकारी ना मिले आपको। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। हमने बताया था परिपक्वता आपको पता ही है, चलना, चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना। वैसे तो सभी परिपक्व हर इंसान जब परिपक्व होता है तभी, जैसे आप कहो 6 महीने का बच्चा साइकिल चलाने लगेगा, नहीं चलाने चलेगा, जब वो परिपक्व हो जाएगा उसको चलाने लगेगा। आप कहो कि हमारा 2 महीने का, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने का बच्चा पढ़ना लगे, जब वो पढ़ने में परिपक्व हो जाएगा तभी पढ़ पाएगा, चित्रकला भी करना पड़ेगा। तो सबसे सबसे ज़्यादा मोस्ट होगा वो हमें ऑप्शन देना है। हमें ये होता है कि ऊपरी सभी तो सभी हाल दे देते हम। परिपक्वता हमने आपको बताया था, परिपक्वता क्या होती है? कि परिपक्वता वह होती है जो उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से बच्चा परिपक्व हो जाता है। जैसे जब बच्चा परिपक्व हो जाता है तभी उसके दाढ़ी मूंछ आगती हैं, जब दाढ़ी मूंछ के लिए परिपक्व हो गया। जब बच्चा चलने के लिए परिपक्व होगा तभी बच्चा चल सकता है। बच्चा पहले घुटने खचुरेगा, फिर से खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा। इसी प्रकार जब बच्चा परिपक्व हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि 1 क्लास के बच्चे को 10 क्लास का मैथ नहीं पढ़ा सकते, इसलिए 10 क्लास का मैथ उसे तभी मिलता है 14-15 साल की उम्र में, जब उसके लायक परिपक्व हो जाता है। प्याजे की जो चौथी उपचारात्मक अवस्था है उसमें 11 से 14 वर्ष दी गई है, उसमें दिया गया है कि बच्चा अब इसमें 10th क्लास के मैथ के मूर्त चीजों को, अब इसमें बच्चा अमूर्त चीजों को समझने लगा है। अब बच्चा एक्स वाई जेड समझने लगा है कि एक्स वाई जेड माना कि है नहीं है, जो जो भी समझने लगा है बच्चा, तो बच्चा परिपक्व हो गया उसके लायक। इसीलिए यहाँ सबसे जो मोस्ट ऑप्शन है आपका वह है चलना।
वह क्या है? चलना, चलना है। हमने यहाँ इतना बोला, वो चलने के पीछे नहीं बोला, आपको इसके बाद के पीछे बोला कि परिपक्वता क्या है? परिपक्वता आप समझ जाओगे, परिपक्वता मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण का विकास आत्मिक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे क्या करें? शिक्षण का विकास आत्मिक परिप्रेक्ष्य मतलब शिक्षण का जो बच्चे ने पढ़ा रहे हैं, उसका जो परिप्रेक्ष्य है वो एक विकासात्मक होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों से यह क्या मांग करता है? शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियां अनुकूलन करें, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। कठोर तो एनसीईआरटी में बिल्कुल मना, कठोर नहीं बनना आपको, आराम से पढ़ाना बच्चों को। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञान आत्मिक क्षेत्र के विकास में हो। पेडागोजी में केवल आ जाता है, सोच लेना गलत है, क्योंकि केवल एक ही काम नहीं होता है। हम यहाँ सर्वगीण विकास कर रहे हैं बच्चे का, कोई भी एक क्षेत्र का विकास नहीं कर रहे हैं बच्चे का, यह भी गलत होगा। अब हमें ऑप्शन बचे दो, विकास आत्मिक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, विकासात्मक कार्यों के ज्ञान के अनुसार करें या ऐसा करें, यह आपको यहाँ बताना है। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले सभी बच्चे समान रूप से व्यवहार करें। समान रूप से व्यवहार आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि समान रूप से व्यवहार क्यों नहीं कर सकती है कि कोई बच्चा सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई कैसी फैमिली से आया है, कोई बच्चा होशियार है, कोई बच्चा मंद बुद्धि है, तो समान नहीं कर सकती। आवश्यक प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। एक मिनट, आपका ए ऑप्शन भी कट हो जाएगा। यहाँ है विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करना है। बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन आपका समुचित है? सही है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विवेकात्मक क्षति पूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति के भूमिका पर आधारित है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवांशिकता प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवादियों के सिद्धांत, व्यवहारवादियों के सिद्धांत में प्राय क्या पूछा है हमको? व्यवहारवादियों के सिद्धांत में प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। यहाँ क्या है ऑप्शन? चारों आपको एक से लग रहे होंगे। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। व्यवहारवाद रटने पर जोड़ देता है, बार बार याद करने पर जोड़ देता है, जी प्याजे हैं, जी है जी, रचनावादी है। और व्यवहारवादी जो पुराने वो है वो व्यवहारवादी, तो व्यवहारवाद नहीं है, व्यवहारवाद यहाँ नहीं है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित होता है। हमने बताया था कि आनुवांशिकता और आपका पर्यावरण एक दूसरे से मिले होते हैं, एक दूसरे से बराबर वो होता है। ऐसा नहीं है, आनुवांशिकता भी होना जरूरी है और पर्यावरण भी होना जरूरी है, तो एक नहीं हो सकता, ये भी गलत है। भारत सरकार की विभेदात्मक क्षति पूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। कि पूछ कह रहे हैं कि भारत सरकार ये कह रही है कि प्रकृति ही मानव की भूमिका के लिए आधारित है, नहीं। हम एक वाम ऑप्शन में भी आया था, आपको पढ़ा था कि प्रकृति और बाल मतलब जो बच्चा का वंशानुक्रम है और प्रकृति है, बाल वो वातावरण है, अपना अपना पर्यावरण है, वो एक दूसरे से गुथे हुए है, बराबर उनका योगदान रहता है।
बराबर योगदान रहता है। कहीं बच्चे का वंशानुक्रम बहुत अच्छा है और वातावरण गलत मिल गया बच्चे को, तो बच्चा बिगड़ जाएगा। और बच्चे का वंशानुक्रम खराब हो मगर उसे जब से वातावरण इतना अच्छा मिले, तो बच्चा सुधर भी जाएगा। देखिए दोनों का बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ हो और दूसरी चीज़ है, तो बच्चे का वंशानुक्रम भी बहुत ज़रूरी है और वातावरण भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए राइट ऑप्शन आपका ए है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील होता है, सापेक्ष होता है इनमें। राइट ऑप्शन आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? इको क्लब, परिवार, सार्वजनिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब। सभी लग रहे हो। सामाजिक एजेंसी मतलब जिसमें समाज, जिसमें मेल जोल हो रहा है, बातचीत हो रही है आपस में। अपन इको क्लब गए। इको क्लब में क्या होता है, लोग बैठते हैं, खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, चेस खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी इको क्लब में, तो वहां क्या होता है, बातचीत होती है, सामाजिकता बढ़ती है। परिवार में तो इतनी बातें होती हैं कि मुंह बंद रहता नहीं है किसी का, एक दूसरे से बातें करते हैं, सामाजिकता बढ़ती है। सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तक और स्वास्थ्य क्लब। अब आप स्वास्थ्य क्लब मतलब हॉस्पिटल में गए, वहां भी आप सबसे बोलते हैं, बातें करते हैं, आप कहाँ से आए हो, आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, आपकी माँ की तबीयत खराब कैसे हो गई, ये क्या हुआ, तो बड़ी बातें होती हैं। यहाँ भी बातें होती हैं। आप एक बात ध्यान करो, बड़े सोचने का, सार्वजनिक पुस्तकालय, एक सार्वजनिक पुस्तकालय, पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी। जब लाइब्रेरी में हम जाते हैं तो हम वहां पे बातें नहीं करते हैं, अपनी अपनी बुकें लेकर और अपना अपना अध्ययन करते हैं, लर्न करते हैं, पढ़ते हैं, वहां बातें नहीं करते हैं। तो ये सबसे अलग है। लाइब्रेरी में आपकी सामाजिकता नहीं बढ़ती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है, बजाय। आप देखेंगे पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वो वयस्कों से क्या होता है, वयस्कों से प्रकार में अलग होता है। वयस्कों से, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन है वो वयस्कों से प्रकार में तो भिन्न होता है और बजाय मात्रा के। मात्रा मतलब वैसे तो इतना ज्ञान नहीं होता उनके पास, इतना शब्दकोश नहीं होता, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है, बच्चों के पास तो गिनती गिनी जाए तो उनके पास मात्रा तो कम है, मगर उनका जो चिंतन है, जो पियाजे के अनुसार जो बच्चों का जो चिंतन है ना, वो वयस्कों से क्या होता है, प्रकार में क्या होता है, उनकी ऐसी जिज्ञासा होती है खोज करने की, मुझे ये देखना है, ये देखना है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो बच्चे की बड़ों से ज़्यादा जिज्ञासा होती है, मगर उसके पास लेवल, मात्रा कुछ नहीं है, वो कम है। तो यहाँ राइट